प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम और उसके साथ कुंडली का विश्लेषण। आरंभ में इस कार्यक्रम को सबके लिए उपयोगी बनाने हेतु ज्योतिष के सूत्र बताता हूं। उसमें आज मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा देवगुरु बृहस्पति पे कर लेता हूं, क्योंकि ये कुंडली देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित है। इस वजह से यहाँ जातक के भी लाभ की बात हो जाएगी और आप लोगों के भी फायदे की बात होगी। देवगुरु बृहस्पति से जो लोग प्रभावित होते हैं और सामान्यतया जब लग्न में देवगुरु बृहस्पति बैठ जाते हों तो ये व्यक्ति को अन्वेषण करता बनाते हैं। अन्वेषण का अर्थ ये भी होगा कि बहुत सूक्ष्म विषयों पर विस्तार से चर्चा करने वाला, धर्म, दर्शन, न्याय, आध्यात्म, चिंतन, इन सभी विषयों को जानने वाला। न्याय का अर्थ होगा कानून, दर्शन का अर्थ होगा प्रोफेसर, पढ़ाने वाला। उसके बाद मजबूत और अच्छी राजनीति करने वाला। ये जो आजकल के जो नेता परेता हैं, ये बहुत खराब राजनीति करते हैं, बहुत खराब राजनीति। मतलब जिसकी कुंडली का देवगुरु बृहस्पति बलवान होगा वो अच्छी राजनीति करेगा, सबके कल्याण की बात सोचेगा, वो बांटने का काम नहीं करेगा और वो किसी एक के पक्ष और दूसरे के विपक्ष में कभी खड़ा नहीं होगा। वो तटस्थ होकर के समाज का मार्गदर्शन करने वाला होता है, प्रवक्ता होता है। उसे पद और प्रतिष्ठा में से किसी एक का चयन अगर कभी करना होगा तो वो प्रतिष्ठा का चयन पहले करेगा, मठाधीश बन जाएगा। पर मठ के विकास की बात करते हुए अपने आध्यात्मिक विकास पे भी उसका झुकाव ज़्यादा रहता है कि उस तरफ उसका आध्यात्मिक उन्नति भी होना चाहिए। ऐसे लोग राजनीतिज्ञ होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, न्यायविद होते हैं, है ना। दिव्य शरीर होता है इनका, चौड़ी छाती, मांसल, मज्जा से युक्त शरीर होता है, पीली गोराई होती है, दिव्य ऊंचे कदकाठी के होते हैं, भरा हुआ शरीर होता है, भूरे बाल जो हैं वो भूरे होते हैं। लग्न में गुरु अगर बैठ जाएं किसी के जातक के, मतलब जन्म के समय पे किसी जातक का जन्म हुआ और उस समय पूरब दिशा में ही देवगुरु बृहस्पति बैठे हों तो ये बलवान हो जाते हैं। लग्न में, अर्थात लग्न ये पूरब दिशा है, तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि जिस जातक का जन्म हो रहा हो और उसके जन्म के समय पे पूरब दिशा में ही देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति हो जाए तो ये जातक को धन, सुख, ऐश्वर्य, संतान, बुद्धिमान और कृतज्ञ हमेशा बना देते हैं। एक बात और भी होगी, चूंकि ये दीर्घ आकार के मंदगामी ग्रह हैं, मतलब लगभग 1.5 साल एक राशि को पार करते हैं, तो क्या कहा कि 1 साल से ज्यादा, कि अगर जन्म कुंडली के किसी भी भाव पर इनकी दृष्टि होगी ना, जैसे अगर जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठेंगे तो उनकी दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम भाव पे होगी। इस आधार पर कि चूंकि ये धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं तो व्यक्ति का जो यश है, मतलब नौकरी, मेहनत करने के बाद पराक्रम का परिणाम पंचम भाव, उसके बाद विवाह, क्योंकि विवाह हो तभी जब व्यक्ति नौकरी में जाए, स्टैब्लिश हो जाए, उसके बाद भाग्य उदय, ऊंची शिक्षा। इन सभी विषयों पे देवगुरु बृहस्पति की जो गंभीर और धीरे धीरे वाली दृष्टि होती है वो इन सभी विषयों में थोड़ा विलंब कराती है। हमें घबराना नहीं चाहिए। अग्नि तत्व से युक्त आकाश तत्व के प्रभाव से संपन्न ये ग्रह हैं। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और देवगुरु बृहस्पति की ये मूल त्रिकोण राशि है, जहां 0 से 10 अंश तक कई बार ये बहुत मूल त्रिकोणस्थ हो जाते हैं धनु राशि में, लेकिन यहां पे अगर ग्रह 9-10 अंश से ऊपर है तो ये सामान्यतया स्वराशि का फल करेगा। मतलब मूल त्रिकोण ग्रह जो होता है वो ज्यादा एक्टिव होकर परिणाम करता है, लेकिन जब ग्रह अंशात्मक स्थिति में उस 10 अंश को पार करके देवगुरु बृहस्पति 14-15 अंश पे जाएंगे तो स्वराशि का फल करेंगे, जिसका फल ये होगा कि अब वो सामान्य परिणाम करने वाले हो जाएंगे, सामान्य से थोड़े अच्छे। हालांकि हंस योग बनेगा लग्न में अगर बैठेंगे तो, पर मूल त्रिकोण वाली बात नहीं रह जाएगी। और आकाश तत्व के ग्रह हैं, आकाश का कोई अंत नहीं है, तो इनके जो विचार होते हैं वो काफी दार्शनिक होते हैं और उस दर्शन तक सभी तरीके से किसी भी सामान्य व्यक्ति की पहुंच बड़ी कम होती है। मतलब जो व्यक्ति का दृष्टिकोण है वो बड़ा उदार है और बड़ा सबके लिए
हितप्रिय है, सबको सबके हित की बात करने वाला, राजनीति भी अपने करे तो बहुत लोगों का कल्याण करते, ऐसा। किसी से कोई लोभ लालच नहीं, किसी से लाभ उठा लूं ऐसा नहीं, किसी को दबा दूं ऐसा नहीं है, किसी को परेशान कर दूं ऐसा नहीं है, किसी के धन पे इसकी कुदृष्टि है, बिल्कुल नहीं। 100% विश्वासी धनु लग्न और लग्न में बैठे गुरु ऐसे भी हो जाते हैं, जातक को ऐसा बना देते हैं। रोजगार क्या है, स्वभाव कैसा है, इन सभी विषयों पर हमने चर्चा कर ली। लग्न में गुरु अगर बैठेंगे तो सप्तम भाव पर उनकी पूर्ण दृष्टि जाएगी और ऐसे लोगों का जीवन दाम्पत्य का हो या व्यापार का हो, कई बार तो इन्हें अगर व्यापार भी दे दिया जाए तो ये व्यापार भी बहुत अच्छा चला लेते हैं। जैसे शिक्षक ही बनना हो तो व्यापार शिक्षक का कर ले, मतलब शिक्षा का व्यापार करें, शिक्षक बन करके अपना धन कमाएं, ऐसा। कानून वगैरह मैंने कहा ही, राजनीति भी कह दी और इतनी सारी बातें हो जाती हैं। तो अगर आपकी कुंडली धनु लग्न से प्रभावित है तो आप इस तरीके से अपने जीवन को समझ सकते हैं। क्रोध है, कई बार थोड़ा क्रोध जल्दी भी होता है, उग्र है स्वभावगत धनुराशि, तो थोड़ी उग्रता है, पर हाँ उस उग्र होने की स्थिति में भी व्यक्ति को यह पता होता है कि सामने कौन खड़ा है ना। वो उनको ये बात, इस बात की मर्यादा का बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञान होता है कि हमें कहाँ पे क्रोध कितना करना है। अब ये क्रोध कहाँ कितना करना है ये चंद्रमा पर भी कई बार निर्भर करता है, क्योंकि चंद्रमा जब मेष राशि में बैठेंगे तो अश्विनी नक्षत्र होगा। अब इस आधार पर कि अश्विनी और मघा आश्लेषा वाले जो होते हैं उनको कई बार क्रोध करने नहीं आता है, तो कहाँ क्रोध करना है कहाँ नहीं करना है कई बार इन्हें इनका ज्ञान नहीं रहता, ये भी होता है। ये इतनी अच्छी राशि हो जाती है धनु राशि लग्न में कि व्यक्ति के दर्शन को बहुत ही बेहतर बना देती है। धर्म की ये मूल राशि है। अगर कालपुरुष की कुंडली आप बनाएं जो मेष लग्न की बनती है तो वहां पे नवम भाव में जो राशि बननी चाहिए वही जन्म कुंडली के लग्न में बनी है। मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व में धर्म छुपा है, उसका व्यक्तित्व धर्म से होता हुआ गुजर रहा है, धर्म के साथ साथ उसके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। तो ये जो सारी बातें हैं वो धनु लग्न में देखने को मिल जाती हैं। अब आइए यहां से मूल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। पंचांग में सबसे पहले ये आवश्यक होगा जानना कि नक्षत्र का प्रभाव कैसा जातक को कर रहा है प्रभावित। भाद्रपद माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो राजकुमार की भांति उनके जीवन का जो आरंभ पक्ष होता है वो होता है। भाई बहनों के सुख से प्रभावित होते हैं और सुख से युक्त भी होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, दक्षिणायन में होते हैं सूर्य इस समय, इस वजह से शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव भी बढ़ता है। मतलब श्रावण भाद्रपद में जो लोग जन्मे होंगे उनके विचारों की उत्पादक क्षमता जो है वो बड़ी तीव्र होती है, सोचने में बड़े माहिर होते हैं, है ना, और तीखी प्रतिक्रिया भी देते हैं। गलती इनसे बर्दाश्त नहीं होती, नियम कानून में चलना इन्हें बहुत अच्छा लगता है और बहुत गिली चुटकी में नमक पकड़ने वाले होते हैं। अगर सामने वाले का विरोध करना भी होगा तो बहुत सरल शब्दों में कर देते हैं और इस तरीके से करते हैं कि उसे बुरा भी नहीं लगेगा। मतलब ये समझदार है। दक्षिणायन में शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव बढ़ता है जिसके कारण जीवन में धैर्य रखना पड़ता है, परिणाम का इंतजार करना पड़ता है। बहुत सरलता से कोई चीज मिल जाए ये बहुत आवश्यक नहीं है। कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि के जो चंद्रमा होंगे वो शुभग होंगे, इस वजह से व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है, नौकरी में लाभ भी होता है। हालांकि व्यक्ति अगर कर को चाहे तो व्यापार भी कर सकता है, खाने पीने का काम, रेंटल प्रॉपर्टी, जमीन का काम, केमिकल का काम, पुस्तकालय, ग्रंथ और पोशाक, और साथ ही साथ इस कुंडली में इतने सारे योग, खाने पीने का काम तो बिल्कुल ही बनता है, ये भी बात है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दिन रविवार को जन्मे हैं तो और भी ज्यादा दबाव में आता है। व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझता है और वो जैसे जैसे समझता है तो उम्र छोटा होने के कारण, छोटी अवस्था के कारण कई बार उस पर ये दबाव बनता है, जिम्मेदारियां बनती हैं। माता पिता को देखते हैं तो और प्रेशर में आते हैं, भाई को देखते हैं तो और प्रेशर में आते हैं। तो ये क्यों होता है? रविवार के कारण। मतलब ये स्वभाव में जो सारी चीजें घटित हो रही हैं वो वार के कारण, पक्ष के कारण ऐसा बन रहा है। उसके बाद जन्म हुआ दोपहर में 2:35 पे। अब जरा विचार करिए तो गुरु लग्न में और कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म, तो कृष्ण पक्ष के दिन का जन्म, लग्न में राशि बनी है धनु, तो सामान्यतया ये
नेचुरली उतना अच्छा तो नहीं, पर सामान्यतः ये से भी ठीक कहेंगे, क्योंकि जन्म जो है वो दिन का है और कृष्ण पक्ष का है। तो कृष्ण पक्ष के दिन का जन्म व्यक्ति को भाग्यशाली तो कम से कम बना देता है, उसको किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़ता है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि चंद्रमा शुभग हो गए, जिसके कारण व्यक्ति के पास धन जो आएगा वो लगातार एक आमदनी व्यक्ति के पास रहती है। और भी बातें हैं, जैसे कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि अश्वनी नक्षत्र, मूल संज्ञक नक्षत्र है ये, केतु का प्रभाव है, केतु अनुभवों के दाता हैं। अब नक्षत्र के कारण व्यक्ति के जीवन में खट्टे मीठे बुरे अच्छे अनुभव भी मिलेंगे, और यहाँ कई बार व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियां भी परेशान करती हैं। आँखों का कष्ट मिलता है, स्किन से संबंधित समस्या होती है, पाचन तंत्र में कभी कभी गड़बड़ी होती है। उसके बाद आपको कह दें तो अश्विनी नक्षत्र के कारण मति भ्रम भी कभी कभी होता है, मतलब रैंडम अगर अचानक से हमें कोई निर्णय लेना हो तो कई बार उसमें तकलीफ होती है। चिरचीटे की जड़ धारण करनी चाहिए, नवग्रह कवच धारण करना चाहिए, और साथ ही साथ वृद्धि योग में जन्म हुआ है, क्षत्रिय वर्ण और देवगण है, तो दाम्पत्य अच्छा बीतेगा। दाम्पत्य को लेकर के इस कुंडली में कोई परेशानी नहीं होगी। क्षत्रिय वर्ण के कारण व्यक्ति रजस तत्व से प्रभावित है। हालांकि बात अगर जब आप गुरु की करते हैं या मेष राशि की करते हैं, तो मेष राशि बनी है, ये पित्त प्रकृति है, गुरु कफ से प्रभावित होते हैं, धनु राशि भी पित्त का प्रभाव देती है ना। पर बात यहाँ ये होगी कि मेष राशि के कारण व्यक्ति में उग्रता, और लग्न पर गुरु और चंद्रमा के ऊपर गुरु के प्रभाव के कारण स्थिरता, दोनों ही है। तो ये बैलेंस करना भी जातक के जीवन का एक उद्देश्य हो जाता है, किस तरीके से अपने जीवन को बैलेंस करना है ना। खनन के क्षेत्र में, और मेष राशि अश्विनी नक्षत्र गुरु से प्रभावित, दसम भाव सूर्य बुध, नवम भाव बलवान, शनि नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में कर्क का है, यानी कि मंगल कमजोर हो रहे हैं, राशि के स्वामी कमजोर हो रहे हैं। इस कुंडली के लिए नवम भाव के स्वामी होकर सूर्य नवम में, मतलब भाग्य तो बली हो गया, गुरु से प्रभावित है तो चरित्र चिंतन भी अच्छा है, पर पंचम भाव के जो स्वामी हैं मंगल, वो नीच के हैं, शुक्र के साथ बैठ करके कई बार पेट से संबंधित समस्या देते हैं, और खेती किसानी का काम भी व्यक्ति को बहुत अच्छा सूट करवा देते हैं, अस्त या नीच होने के बावजूद। ये भी बात है। दशम स्थान के बलवान होने के कारण व्यक्ति का दिमाग राजनीति से प्रभावित या राजनीतिज्ञ नेताओं के बनाए नियमों से प्रभावित होता है, और उसके कारण जीवन का विकास जो है वो बाधित भी होता है। नेताओं से परेशान होना, नेताओं से प्रकोपित हो जाना, या उनके बनाए नियम निर्देशों से व्यक्ति का जीवन परेशान होता है। ये कुंडली की अद्भुत बात है। क्षत्रिय वर्ण और देवगण, जहाँ व्यक्ति में रजस तत्व और सत्व तत्व, सात्विक, राजसिक और तामसिक में से सात्विक प्रवृत्ति का देवगण और रजस तत्व का प्रभाव जीवन में देखने को मिलेगा। ये पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या है? पंचांग में सबसे अच्छी बात है कि देवगण है, तो व्यक्ति देवताओं से युक्त है, देवताओं के प्रभावों से प्रभावित है, देवताओं से या देवताओं के से व्यवहार का है ना। और उसमें अच्छी बात दूसरी क्या है कि चंद्रमा शुभग्रह बने। चंद्रमा शुभग्रह बने तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा संतुलन देखने को मिलेगा मन बुद्धि चित्त में। ऐसा विलंब क्यों हो रहा है? क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में है। अब आपको मैं थोड़ी सी बात इस कुंडली की बता दूं। जब जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से शनि का संबंध होगा तो दशम स्थान पे उनकी दृष्टि जाएगी। गुरु जन्म कुंडली में लग्न में बैठ करके पंचम, सप्तम और नवम भाव को देख रहे हैं। नवम भाव को तो वो भाग्यशाली बना रहे हैं, धार्मिक बना रहे हैं, दृष्टिकोण अच्छा दे रहे हैं। सप्तम भाव पे बैठ करके दाम्पत्य और विवाह, व्यापार और इन सभी चीज़ों का विचार व्यक्ति को करवाते हैं। चंद्रमा पे देखने के कारण व्यक्ति को यशस्वी बनाते हैं। पर बात गड़बड़ दूसरी तरीके से कैसे हो रही है? धनु लग्न की कुंडली के लिए सामान्य हो जाते हैं शनिदेव। शनि का संबंध गुरु से बन रहा है, लग्न पे गुरु और शनि दोनों का संबंध है। तो भाग्यशाली होने के बावजूद व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति का जो समाज में प्रभाव है, व्यक्ति जिससे अपने आप को सुखी महसूस करता है कि ये चीज़ अगर मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, उसमें विलंब होने लगता है। समाज में जो दायरा बढ़ा, प्रभाव बढ़ा, उसमें विलंब क्यों होता है? क्योंकि लग्न पे शनि और गुरु का प्रभाव है और चतुर्थ स्थान पे शनि केतु राहु का प्रभाव है। इसके कारण ऐसा होता है कि आपको जिस चीज से प्रसन्नता मिलने वाली है उसमें शनि विलंब दे रहे हैं। आपका यश, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी दिनचर्या
एक नियमित ढर्रे पर चलने में देर है, विलंब है, पर हाँ जरूर है सही, क्योंकि भाग्य बलवान है। तो ऊंची शिक्षा अपनी जारी रखनी चाहिए और निश्चित रूप से अच्छे संसाधनों से युक्त व्यक्ति होगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जब आप कभी भी तुलना अपने सहपाठी से, अपने मित्रों से करेंगे तो हो सकता है कि अभी आप अपने आप को पीछे महसूस करते हो, पर अंततोगत्वा जीत आपकी ही होगी। वो मानसिक रूप से परेशान रहेगा, वही व्यक्ति आपके पास आएगा मदद के लिए, आप नहीं जाएंगे किसी के पास पूछने के लिए। क्लियर है? अब यहां से मैं ग्रहों के अंश से आपका परिचय करा देता हूं। ग्रह अंश से अगर ध्यान करते हैं तो ग्रहों का अंश बल जो है उसमें सूर्य भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, भाग्य में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, उनका बल कहीं ना कहीं शनि भी बढ़ा रहे हैं 7वें 8वें भाव में जाकर के, गुरु का बल भी भाग्य को मिल रहा है। मैंने बात बताई थी एक सिद्धांत में कि अगर भाग्य भाव से 9वां भाव अर्थात भाग्य भाव से 5वां भाव अर्थात लग्न अगर बली है तो व्यक्ति स्वतः भाग्यशाली है और चरित्रवान भी है। नैतिकीय जिम्मेदारी उसकी बड़ी ऊंचे लेवल पे होती है। आप महाराणा प्रताप, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, जो अच्छे लोग हैं, जिनको आप अच्छा मानते हैं और जिन्होंने अपनी अच्छाई से सबको प्रभावित किया है, जिन्होंने कभी भी अपने नैतिकीय तत्वों से कभी भी समझौता नहीं किया है, चारित्रिक हनन अपना नहीं किया है, तो ये इस सूर्य और गुरु के ही कारण है। कुंडली की सामर्थ्य बड़ी अद्भुत है और ये सामर्थ्यवान कुंडली है। तो यहाँ पे सूर्य जो बैठे हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्येश होकर के भाग्य के कारक गुरु से दृष्ट हैं। चंद्रमा और सूर्य का संबंध यश और प्रतिष्ठा, युक्ति संगत बात करने वाला, तर्क संगत बात करने वाला, गंभीर, चिंतनशील, मनस्वी होता है। इसकी प्रशंसा मैं कई शब्दों में कर सकता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से। तो सूर्य का प्रभाव यहाँ जातक को बहुत अच्छा दे रहा है लाभ। अंशात्मक स्थिति में 15 अंश पे बैठे हैं। नवमांश चक्र में भी ग्रह वर्गोत्तम है, अपनी ही राशि का बैठा है। दशमांशा में भी पंचम भाव के स्वामी होकर दिग्बली है, गुरु से केंद्र में है। तो क्या कहा? व्योमस्त पाताल विलग्न भानाम वदंती नामानि मुनिंद्र जाला तत्कंटकम केंद्र चतुष्टयम च वर्गोत्तमो तत् स्वनवांसकास्तु। ग्रह अगर अपने ही नवांश में बैठा है तो ये बलवान है, वर्गोत्तम होने के कारण बली है। क्लियर है? तो सूर्य का प्रभाव यहां बहुत उत्तम पक्षों का निर्माण करता बन रहा है। 15 अंश पे बैठे हैं, उनकी डिग्री आपको पराक्रमी भी बनाएगी, पर भाइयों से कभी कभी अपनी दशा में मतभेद करा सकती है। पर किसी भी स्थिति में व्यक्ति गलत का संग नहीं करेगा, यह डिग्री का बल है। चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठे हैं 4 अंश पे। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र, क्रोध कई बार अनियमित है, मतलब जहां करना चाहिए कई बार वहां नहीं है। उनके ठीक पीछे शनि केतु के कारण माता के स्वास्थ्य को परेशानी होती है, या कई बार जातक को प्रेम तो सबका मिलता है पर जातक के कारण परिवार के लोग थोड़ी चिंता करते हैं। यहाँ पे मामा मामी, नाना नानी, इन लोगों से भी कई बार व्यक्ति को सुख तो मिलता है आरंभ में, पर बाद में चल करके वो भी कई बार उनके जो बच्चे हैं मामा मामी के लड़के, उनके कारण कई बार कंपटीशन भी बढ़ता है। तो शनि का प्रभाव ये रहा। शनि केतु जब चंद्रमा के ठीक पीछे बैठेंगे तो ये व्यक्ति के रिसर्च और खोजबीन की प्रवृत्ति, या मित्र शत्रु, शत्रु के भाई, मित्र के भाई, भाई के मित्र, इन लोगों से जातक को परेशानी होगी, क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं, जिनके ठीक पीछे शनि केतु बैठे हैं। और घबराहट ये बात की है कि ये दोनों बिल्कुल ही काफी नजदीक बैठे हैं, इस वजह से मन विकल होता है, एकांत, शांत, धैर्य जवाब देता है, टूटने लगता है। तो वो इसी वजह से होता है। तो जो रिसर्च है वो व्यक्ति का प्रभावित हो रहा है। वो क्यों प्रभावित हो रहा है? चंद्रमा के कारण, क्योंकि अष्टमेश से पंचम में बैठे हैं और उनके ठीक पीछे शनि केतु बैठे हैं। दुख इस बात का नहीं है कि अष्टमेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं, परिवर्तन है, ये तो बात पट जाती है कि चलो भाई दोनों आपस में परिवर्तन कर लिए हैं। मंगल की राशि में चंद्रमा बैठ गए, चंद्रमा की राशि में मंगल बैठ गए, पर तकलीफ इस बात से बढ़ जाती है कि इसके ठीक पीछे शनि केतु का एक भयंकर दुष्परिणाम जातक के जीवन में देखने को मिलेगा, ये शनि केतु के कारण। पर दृष्टि के भी बल के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो चंद्रमा की दृष्टि का बल कम होगा, मतलब लाभ भाव पे उनकी दृष्टि ना के बराबर होगी, या ये कह सकते हैं कि वो देख करके भी नहीं देखेंगे। गुरु की दृष्टि संपूर्ण है, सूर्य की दृष्टि संपूर्ण है, मंगल की भी दृष्टि इस कुंडली में कमजोर होगी। 0 अंश पे बैठे हैं तो कुंडली में सबसे कमजोर अंश पे मंगल ही बैठ रहे हैं। उसके बाद अब बात करते हैं तो मंगल की दृष्टि लाभ भाव पे, द्वितीय भाव पे और तृतीय भाव पे बिल्कुल ही कम, ना के बराबर, देख करके भी ना देखे, मतलब मंगल जहां बैठे हैं कई बार वहीं का फल ज्यादा करेंगे। हालांकि ये ग्रह भी वर्गोत्तम है, तो वर्गोत्तम होने से अपने भाव का तो फल वो देता रहेगा, मतलब पंचम भाव का फल
और यहाँ पे नवम भाव के फल तो मंगल करते रहेंगे, पर मंगल और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हैं, तो 3 ग्रह जन्म कुंडली के वर्गोत्तम हो गए अभी तक में। सूर्य मंगल कर्क राशि, शुक्र कर्क राशि, यहाँ पे मंगल और शुक्र कर्क राशि में, तो 3 ग्रह वर्गोत्तम होंगे, जिसमें से कई बार स्किन डिजीज होता है, ऑपरेशन में भी व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, पर सारी चीजें सफल होती हैं। विपरीत परिस्थिति का निर्माण मंगल शुक्र करेंगे, नाभि का क्षेत्र परेशान करेंगे, हड्डियों का रोग, हार्मोनल डिसबैलेंस, पेट की समस्या, ये सब होगा, पर ये सबके साथ व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा। पर 3 ग्रह अभी तक वर्गोत्तम मिले हैं, तो नीच के ग्रह भी वर्गोत्तम होकर के बली हो जाते हैं। यह सूत्र है कि नीच का ग्रह भी अगर वर्गोत्तम है तो वो बली है, वो शुभ परिणाम अपनी दशा काल में जरूर देगा। इसका अर्थ होगा कि हमारी कुंडली में सूर्य जो भाग्येश है, गुरु जो लग्नेश है, बुध जो दशमेश है, मंगल जो पंचमेश है, शुक्र जो लाभेश है, ये सब ग्रह हमारे पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकार की नीतियों के कारण कई बार हमारा जो प्रोग्रेस है वो बाधित हो रहा है। मैंने उसकी बात पूर्व में कही थी। बुधदेव जन्म कुंडली में 9 अंश पे बैठे हैं, वो उच्च के बैठे हैं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है कि व्यक्ति को तकनीकी समझ अच्छी दे देते हैं। बुध उत्तरा फाल्गुनी में बैठे हैं, नक्षत्र की बात आगे मैं करूंगा, पर बुध यहाँ पे बहुत अच्छे बैठे हैं। नौमांश में वो नीच के हो रहे हैं, जिनका नीच भंग गुरु के कारण हो रहा है। नौमांश कुंडली में ग्रह यहाँ उच्च का था, नौमांश में नीच के हो गए, और मीन राशि के स्वामी गुरु केंद्र में आ गए, इस वजह से यहाँ पे बुध का नीच भंग हो जाएगा। तो बुध भी आपके पक्ष में बनने वाले दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैंने पूर्व में ही चर्चा की थी, 14 अंश पे बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, तो व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, आयु और अच्छी दिनचर्या, गंभीरता, पंचम भाव पे देख करके यशस्विता, सप्तम भाव पे देख करके आपको अच्छे पड़ोसी, और नवम भाव पे देख करके आपके तत्व और दर्शन की समझ, भाग्यशाली बनाना, ये सब दे रहे हैं। शुक्रदेव 0 अंश पे बैठे हैं, संतान की दिक्कत होती है। पंचम भाव में अकेले चंद्रमा, उनके ठीक पीछे शनि केतु, और शुक्र जन्म कुंडली में मंगल से पीड़ित भी हो रहे हैं, कई बार 0 अंश पे जा रहे हैं, वो भी 0 अंश पे वो भी जा रहे हैं। ग्रह युद्ध की स्थिति है। अब यहाँ पे पौर और याई ग्रह की बात होगी, जिसमें से ये एक काफी कठिन दौर हो जाएगा। मंगल और शुक्र का दोनों वर्गोत्तम है, दोनों युद्ध में भी हैं, दोनों 0 अंश पे बैठ रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे शुक्र अगर जन्म कुंडली में किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है तो यहाँ पे कमजोर हो जाएंगे, जबकि मंगल परिवर्तन बनाने के कारण एक बलवान योग बना देंगे। बहुत गंभीरता से समझना होगा इसको। यहाँ पे बैठे मंगल भी हैं, शुक्र भी हैं, दोनों 0 अंश पे हैं। एक पौर ग्रह है और एक याई ग्रह है, दोनों की युद्ध की स्थिति बड़ी ही जातक के लिए जीवन में कष्ट देने वाली बनती है। उसका रिसर्च कई बार प्रभावित होता है ना। लेकिन मंगल तो अपना जो उनका कष्ट है, क्षतिपूर्ति, वो तो अपनी कर ले रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन में चले जा रहे हैं मंगल और चंद्रमा। तो मंगल यहाँ युद्ध में विजेता बनेंगे। वैसे भी अंशात्मक दूरी में भी 0 अंश 50 कला के मंगल हैं और 0 अंश 3 कला के शुक्र हैं। तो इस वजह से यहाँ पे शुक्र जो लाभेश हैं वो व्यक्ति को कई बार नौकरी करने वाला बना देंगे। अपनी दशा काल में कई बार वो व्यक्ति को नौकरी करने पे करेंगे कि कहीं कुछ नौकरी ही कर लेता है, कहीं प्राइवेट नौकरी कर लेता हूँ, और उनकी दशा आने वाली है 2026 के मई से 2027 के मई तक रहेगी। तो इस तरीके की मनोवृत्ति शुक्र हो सकता है कि दे। लेकिन अगर हम उस पर ना ध्यान देकर के अपने पढ़ाई को और भी आगे और पूरी मेहनत के साथ करेंगे तो हमारा पराक्रम का परिणाम जो पंचम भाव है वो परिवर्तन करके हमें विशेष राजयोग का दर्जा दे देगा, विशेष राजयोग का फल भी दे देगा। तो यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना बड़ा सामान्य नहीं था कि आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र में से कौन ज्यादा बलवान निकले, है ना। तो ये बात हो गई। उसके बाद शुक्र के बाद शनि की बात करते हूँ तो शनि भी आपको नौकरी देने वाले बन रहे हैं। धनेश का 6ठे भाव में देखना व्यक्ति को नौकरी देता है और शुक्र के कारण विषम परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। शनि जन्म कुंडली में विलंब से देने वाले ग्रह बन रहे हैं, पर उनकी दृष्टि हर जगह काम करेगी। मतलब तीसरी नौकरी देगी, 7वीं आपको समाज के हिसाब से जीना सिखाएगी और लग्न पे आपको गंभीरता शनि की दृष्टि दे रही है। अब यहाँ पे मैं यहाँ से आगे बढ़ करके आपसे ये चर्चा कर लेता हूँ कि कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं और उनका प्रतिफल क्या है। तो सबसे पहले बात करें, सूर्य पूर्वा फाल्गुनी में बैठे हैं और शुक्र चले गए अष्टम में। इस वजह से कई बार हार्मोन की गड़बड़ी दे सकते हैं, इरिटेशन, इचिंग, स्वास्थ्य मतलब चमड़ी में स्किन डिजीज देते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि वो आपको अनुभवी तो बना रहे हैं, फैशन की समझ दे रहे हैं, समझदार बना रहे हैं। जितना संसाधन है उसका किस तरीके से एलोकेशन करना है खुद के ऊपर, ये बहुत अच्छे तरीके से सूर्य की दृष्टि दे रही है, सूर्य का प्रभाव दे रहा है। चंद्रमा जन्म कुंडली में अश्विनी नक्षत्र में बैठे, ये व्यक्ति को तंत्र मंत्र, जादू टोना, इसकी समझ, ज्योतिष में रुचि
ब्राह्मणों का आदर, गायों का सम्मान, गायों के प्रति निष्ठा रखना, ग्रंथों के प्रति निष्ठा का भाव रखना, गुरुजनों को सम्मान पूर्वक उनसे वार्ता करना, ये सारी बातें चंद्रमा दे रहे हैं। मतलब जो अनुभवी आदमी है, जो ज्ञानी है, जो बड़ा है, उसको जो समर्पित होकर के दया, उसके प्रति जो भाव रखना है, ये चंद्रमा आपको दे रहे हैं। मंगलदेव जन्म कुंडली में आपकी कन्विंसिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं और कम से कम आपको पलट करके वापस आपके अच्छाई के लिए परिणाम देने वाले बन रहे हैं। यहां आपकी वाणी में गंभीरता और कुशलता दोनों ही एक साथ मिलेगा। अष्टम भाव के मंगल हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति को दूसरों के द्वारा शोषित होते हुए भी देखा जाता है। ये बात मैंने पूर्व में भी कही थी, ये तीसरी बार बोल दिया। मंगल अष्टम भाव में बैठे, यात्रा का विशेष ध्यान रखें, किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करें, भीड़ वाले जगह से बचें, झूला, अग्नि, आग, नदी, तालाब, पोखरा, कुआं, गोली बारूद, बंदूक, पत्थर, इन सभी चीज़ों से व्यक्ति को दूर होना चाहिए। एडवेंचर वाले, घूमने फिरने का शौकीन फिर भी है व्यक्ति, क्योंकि मेष राशि का है, पर फिर भी हमें वहां पे सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल के साथ शुक्र है। हालांकि अष्टम भाव में मंगल जो बैठे हैं वो कई बार सर पर चोट के निशान या सर में चोट वगैरह देते हैं, कई बार व्यक्ति को चीरा टाका लगता है, ये सामान्य बात है, लेकिन कैपेसिटी अच्छी है, समझ अच्छी है। बुधदेव जन्म कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास तर्क, ज्ञान और दिव्य गुणों से संपन्न राजकुमार ऐसा बना दे। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में पूर्वाषाढ़ा में बैठे हैं, इस वजह से यहाँ पे उनके पास अनुभव रहेगा। अब शुक्र और गुरु का परिवर्तन है, क्योंकि शुक्र कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र और यहाँ पे गुरु जो बैठे हैं वो धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा, तो यहाँ पे दोनों का परिवर्तन हो गया। इस वजह से जातक के जीवन में अनुभव जुड़ जाता है ना। शनिदेव जन्म कुंडली में उत्तरा भाद्रपद में बैठे हैं, अपने नक्षत्र का बैठा ग्रह कभी कमजोर होता नहीं है, यहाँ पे शनिदेव का बल स्वतः बढ़ेगा। अब विचार करिए कि धन भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठ गए, तो माता से धन है, पर कभी कभी एक खराब और बुरा अनुभव भी मिलता है, मानसिक सुख को लेकर के, माता के स्वास्थ्य को लेकर के। तो ये दो बातें जो हैं वो शनि के कारण आती हैं। शनि इस कुंडली के लिए सामान्य ग्रह होते हैं। धनु लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति भी सामान्य हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में चतुर्थ भाव सामान्य यहाँ हो जाते जरूर हैं, लग्नेश हैं, सामान्य तो नहीं है, पर सामान्यतया दो भावों के स्वामी हैं। सप्तम में बैठ जाते तो ज्यादा सामान्य हो जाते। सप्तम भाव बाधक होता है, पर यहाँ पे कोई भी ग्रह बाधक नहीं बन रहा। भाग्येश सूर्य भाग्य को बलवान बना रहे हैं, दशमेश बुध दशम को बलवान बना रहे हैं, लग्नेश गुरु लग्न को बलवान बना रहे हैं, है ना। पर गड़बड़ी कहाँ है कि चतुर्थ भाव में तृतीय भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी केतु के साथ बैठ रहे हैं। तो धनेश और तृतीय जब कभी भी केतु के साथ संपर्क में करेंगे तो व्यक्ति का पराक्रम उसे अनुभव देगा। व्यक्ति के पास जो भी धन आएगा वो अनुभवों के साथ आएगा, तो असफलता भी दिखेगी। यही कारण है कि व्यक्ति का मन तुरंत सुख नहीं प्राप्त कर पाता है। बहुत क्लियर मैसेज है, और ये बहुत बहुत मतलब इतना सामान्य नहीं है इस कुंडली का अध्ययन। बहुत छोटे छोटे तर्क का अध्ययन, बहुत छोटे छोटे सिद्धांतों का वहाँ पे अध्ययन करना होगा, तब जाकर के कुंडली को बहुत अच्छे तरीके से समझा जाएगा। तो ये हो गए शनि। राहु जन्म कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं, मतलब इनको यहाँ पे बहुत बढ़िया कहेंगे। बढ़िया का अर्थ होता है कि धन, प्रतिष्ठा, धन कमाने की ललक, समाज के हिसाब से अपने आप को तैयार करना, है ना। तिकड़म, जितना भी कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसको कितना आसानी से सुलझा देना, रैंडम कहीं पे कोई दिमाग लगाना हो, उत्तर देना हो, प्रतिक्रिया, तो उसमें ये राहु और बुध का काम बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये है, तो ये नक्षत्र में राहु हस्त नक्षत्र के बैठे हैं, तो इस वजह से व्यक्ति का प्रभाव अच्छा रहेगा। मतलब ज़्यादा जीवन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, ठीक बना देंगे। बाद में चल करके मतलब 26वें, 28वें, 32वें, 36वें वर्ष के बाद ये और भी ज़्यादा व्यक्ति को मार्ग दिख जाता है। लग्न ही बढ़िया है, चंद्रमा से पंचम में सूर्य, चंद्रमा में चौथे के मंगल, ये संपत्ति इकट्ठा करने में कई बार दिक्कत देते हैं। चंद्रमा से चौथे के शुक्र, ये सुख देते हैं। चंद्रमा से छठवें घर के बुध, निर्णय लेने की क्षमता देते हैं। चंद्रमा से छठे घर के राहु कई बार स्वास्थ्य में परेशानी देते हैं। चंद्रमा से नवम घर के गुरु, भाग्यशाली, बहुत बढ़िया। चंद्रमा से 12वें घर के शनि और केतु, ये संशयों में जातक को रखते हैं। वो कई बार बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाता है कि नौकरी होगी कि नहीं होगी, कि ये होगा कि नहीं होगा, कहाँ जा रहा है जीवन। इस तरीके का जो जीवन में भ्रम है वो इसी चंद्रमा के पीछे शनि और केतु के कारण है। और वो विलंब क्यों है? क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि केतु हैं, जो आपको नहीं चाहते हैं कि आप जल्दी से मानसिक रूप से सुखी और स्वस्थ हो जाएं। बस इतना। इस कुंडली में मनाना है तो बजरंगबली की पूजा करनी है, शनिदेव की पूजा करनी है, शिव जी की पूजा करनी है। अब मैं यहाँ से आपका ध्यान नौमांस चक्र पे लेके आता हूँ। अगर बात नौमांस चक्र की करेंगे तो नौमांस चक्र में लग्न कुंडली के पंचम या नवम मतलब त्रिकोण भाव का ही स्वामी यहाँ का लग्नेश बन रहा है। लग्नेश होकर के सूर्य
लग्न में बैठे हैं गुरु के साथ, अपने मित्र के साथ, यहां भी लग्न में गुरु। अब चौथा ग्रह वर्गोत्तम मिला। कैसे? मंगल और शुक्र सूर्य राशि से वर्गोत्तम हुए और गुरु देवगुरु बृहस्पति भाव से वर्गोत्तम हो गए। इसका अर्थ होगा कि गुरु और सूर्य वर्गोत्तम, उच्च के चंद्रमा, उच्च के शनि, मंगल नीच होकर के भी बलवान थे और कुंडली को इतना बढ़िया बना रहे हैं कि बुध का नीच भंग स्वतः गुरु कर रहे हैं। तो ये कुंडली जो बनी है बहुत अच्छी बन जाएगी। यहाँ गुरु और सूर्य, यहाँ शनि, यहाँ बुध का नीच भंग होना, चंद्रमा का स्वग्रही या उच्च का होना, ये कुंडली को कई तरीके से बलवान बना रहा है। मतलब यहाँ पे आपको जरा भी, और मैं तो ये भी बात करता हूँ कि विवाह के बाद कुंडली का पक्ष और भी ज्यादा मजबूत होगा। इस वजह से वैवाहिक सुखों को लेकर के कभी भी व्यक्ति को विलंब नहीं करना चाहिए। समय हो तो विवाह कर ले। दशमांशा चक्र में लग्न कुंडली के पंचम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। लग्न में ही गुरु, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। सूर्य वर्गोत्तम गुरु है, हर जगह बढ़िया हो गए। चंद्रमा उच्च के। कुंडली को आप जब समझेंगे तो स्वतः जो सामान्य ज्योतिष का भी जानकार होगा, अगर यहाँ पे थोड़ा दिमाग ना लगाए तो बाकी तो चीजें सारी स्पष्ट हो रही हैं। पिता का पक्ष बलवान, पिता के दिमाग से, या दिमाग जो चलता है वो पिता के जैसा चलता है। और जो कभी कभी निगेटिविटी आती है, जो कभी कभी असुरक्षा का भाव आता है, वो माता की तरफ, माता के जैसा असुरक्षित हो जाना, तुरंत ही डर जाना, घबरा जाना, वो माता के जैसा आता है। यहाँ पे गुरु हैं जो धर्म, भाग्य और उसके बाद व्यापार, मन भी करे तो आप कल को व्यापार भी कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि इतना है। मतलब ये कुंडली कभी भी खाली नहीं है, ग्रहों का सदैव बल आपके साथ है और इसमें जरा भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। दशा जो चल रही है वो भी बहुत अच्छे ग्रह की चल रही है। हम जरा भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर ना करें। सूर्य के बाद जो चंद्रमा आएंगे, चंद्रमा भी आपकी कुंडली में बढ़िया है। कल को अगर आप विवाह के बाद अगर कोई रोजगार भी स्थापित करना चाहे, पढ़ाने वाला ही, या कुछ भी अपना काम करना चाहे, पशु से संबंधित, पशुधन से संबंधित अगर कुछ काम करना चाहें तो आपकी कुंडली में वो भी बनता है। दूध, दही, लस्सी, छाछ से संबंधित अगर कोई फैक्ट्री या कंपनी ही बनाना हो तो आप वो भी बना सकते हैं। रेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित अगर धन, अपने पैतृक संपत्ति का किस तरीके से इस्तेमाल करके आप धन कमा सकते हैं, आपकी कुंडली में ये योग भी लगा हुआ है। तो कुंडली को कहीं पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी सारी बात। अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं और अष्टक वर्ग पे आपका ध्यान लेके आऊं। व्यक्तित्व पे काम करने की आवश्यकता नहीं है, पर सामान्यतया जो जीवन का एक पक्ष है वो आरंभ में थोड़ा कष्ट दे सकता है। बाकी वाणी बहुत अच्छी है, वाणी का सुख बहुत अच्छा है। पराक्रम भी आप कर रहे हैं, उसका सुख मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मानसिक शांति प्रभावित है। नौकरी और व्यापार में से नौकरी के पक्ष ज्यादा मजबूत बने हैं, पंचम भाव का पक्ष कमजोर है। इस वजह से हमें आशा छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यापार और नौकरी में से नौकरी पहले नंबर पे, व्यापार दूसरे नंबर पे। कंसंट्रेशन पे काम करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नियमित दिनचर्या का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके अतिरिक्त अगर बात बन पड़े तो धर्म भी इस कुंडली का सुरक्षित है। सामाजिक प्रतिष्ठा बनेगी। अभी सूर्य आएंगे, सूर्य में शुक्र का अंतर, उसके बाद चंद्रमा आएंगे, वो भी काम करेंगे। उसके बाद ये कुंडली अपने समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करेगी। पर ये कुंडली अगर किसी को पैसा दे दे तो वो निकाल नहीं पाएगी। तो ऋण में जाना, ऋण का लेन देन करना, दलाली का काम करना, दो लोगों के बीच में सेतु बनने का काम करना, ब्रिज बन करके किसी का काम करा दिया, ऐसा कुछ भी ना करें। दूसरे के काम के लिए अपने समय की बर्बादी ना करें, सीधी बात है। क्योंकि ये कुंडली ऐसा कई बार करके अपना नुकसान करेगी और उसकी भरपाई आप नहीं कर सकते। नक्षत्र की बात हो गई, डिग्री की बात हो गई, कुंडली का अध्ययन बीज से मैंने निकाल लिया। अब मैं विभिन्न पक्षों पे अगर बात करूं तो विभिन्न जो वर्ग चार्ट बने हैं उसके आधार पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मंगल और शुक्र में ये भले वर्गोत्तम है, पर फिर भी आंखों से संबंधित और कई बार आंखों से पानी आना, कई तरीके की समस्या है। मतलब स्वास्थ्य में परेशानी अगर होगा तो ये मंगल और शुक्र के कारण। अब ये अलग बात है कि मंगल और शुक्र के कारण स्वास्थ्य कमजोर होगा, पर वो कई बार कमजोर और बुरी दशाओं में ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि मंगल और शुक्र की दशा बढ़ेगी या आएगी तभी जाकर के व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर हो। वो किसी भी दशा में व्यक्ति को पीट सकते हैं। शनि, राहु, केतु भी कई बार कष्ट दे सकते हैं। हालांकि गुरु, सूर्य, बुध, चंद्रमा ये सब ग्रह आपके पक्ष में काम करेंगे। भवन, भूमि, वाहन में ये कुंडली बहुत अच्छी है। गुरु की दशा, मंगल, शुक्र, बुध, यहाँ तक कि शनि और चंद्रमा भी आपको इसका सुख देंगे और व्यक्ति अपने कमाई संपत्ति पे विश्वास ज्यादा करता है। भाग्यशाली होने का वर मिलेगा गुरु की दशा में, बुध की दशा में, यहाँ तक कि मंगल और शुक्र, चंद्रमा की दशा में भी व्यक्ति का भाग्य उदय होगा या भाग्य लाभ होगा। सामान्यतः इस कुंडली में जितने भी ग्रह हैं वो ज्योतिष के जितने भी सिद्धांत हैं उसको सही और अच्छे तरीके से फुलफिल कर रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है कि कुंडली का पक्ष कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अभी जो सूर्य की दशा है, आगे जो चंद्रमा की दशा आएगी, इसमें मार्ग मिलेगा।
और चंद्र सूर्य की दशा में क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्य में बैठे हैं, वर्गोत्तम है, बलवान होकर बैठे हैं, तो कोई घबराहट वाली बात नहीं है। ये बात है। माता और पिता में से पिता का पक्ष थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, माता का पक्ष बीमारियों से ग्रसित। हालांकि जो द्वादशांसा चक्र बना हुआ है वो बलवान बना हुआ है, पर वहां पे दशम स्थान में सूर्य राहु कई बार इरिटेशन दे रहे हैं। चतुर्थ को देख रहे हैं तो कई बार माता को रुग्णता दे देते हैं और पिता के स्वभाव को कमजोरी, मतलब पिता के स्वास्थ्य में ये गड़बड़ी है, लेकिन उनका सुख 100% व्यक्ति को मिलेगा। संतान का पक्ष इस कुंडली में कम संततियों का मालिक व्यक्ति होता है, मेष राशि के पंचम भाव में बनने के कारण। बाकी वैसे इतनी सारी बात है। तो मैंने अरिष्ट चक्र देखा, षोडशांसा देखा, द्वादशांसा चक्र, चतुर्थांसा और होरा, सप्तमांसा भी देखा। पूजा पाठ और अगर चतुर्विशांसा देखते हैं तो उच्च के गुरु शुक्र मंगल का प्रभाव, दशम स्थान में नीच के शनि है, जिसमें कई बार व्यक्ति को पढ़ाया हुआ या पढ़ी हुई चीजें देर से सफल होती हैं या देर से काम आती हैं। तो इस कुंडली में अगर कोई कमजोर ग्रह बन रहा है तो वो मेरे हिसाब से शनि ही बन रहे हैं। बाकी सूर्य 100% है, चंद्रमा 50% से कम है, लेकिन फिर भी ठीक है। बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए, उनके 12 नामों का नित्य उच्चारण 12 बार करना चाहिए। बुधदेव को बलवान बनाना होगा गाय की सेवा करके। देवगुरु बृहस्पति 100% हैं, उनमें कुछ छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। शुक्रदेव मृतप्राय हैं, इस वजह से सांसारिक सुख व्यक्ति के पास चाहे जितना भी होगा, वो अपनी जो दरिया दिली है, जो एकदम सतह से जुड़कर रहना होता है ना, बेस जो अपने जैसे होता है वो परंपराओं पे, संस्कृति पे, सभ्यता का पालन करने वाला होता है, अपने कुल की मर्यादा का उल्लंघन करने वाला नहीं होता, सदैव सैद्धांतिक पक्षों का अनुकरण करने वाला होता है। तो ये ऐसा देवगुरु बृहस्पति करवाएंगे। शनि, राहु और केतु भी इस कुंडली में 100% हैं, और कई बार सामान्यतया जो शनि हैं वो मजबूत हो गए हैं युवावस्था के डिग्री के कारण, इस वजह से भी वो हाईली एक्टिव होकर के परिणाम कर रहे हैं, और इस कारण से कई बार व्यक्ति को वो विलंब की तरफ ज्यादा लेके जा रहे हैं। क्लियर है? इतनी सारी बातें। नक्षत्र के हिसाब से अश्विनी नक्षत्र में दान करिए। मेष और सिंह वालों से मित्रता अच्छी रहेगी। तुला, कुंभ और मिथुन वालों से शत्रुता ना करें। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पूरब और उत्तर की तरफ। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो पूरब दिशा का मकान रहेगा, उत्तरी फ्रंट भी ठीक रहेगा। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित सुख भी इस कुंडली में है और बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो उत्तरा भाद्रपद, हस्त, पुनर्वसु और स्वाति, पुष्य, ये सब नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे रहेंगे। दिन मंगलवार और रविवार, गुरुवार भी ठीक है। इतना दशा के हिसाब से आपकी कुंडली में आप जो भी पहनना चाहे, धारण करना चाहें, पर गुरु का रत्न पुखराज इस कुंडली के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। भाग्य के बल को वृद्धि देने वाले सूर्य बनेंगे तो आप उनका माणिक भी धारण कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ, नियमित दिनचर्या का पालन, पिता के साथ बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन हो। माता के सिद्धांतों में कई बार अनुशासन थोड़ा उधर से आ सकता है, तो उसमें विचार करना होगा। उनके साथ संबंध कमजोर ना हो, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बाकी इस कुंडली का पिता पक्ष, माता पक्ष और जो इमोशन मिल रहा है वो माता से मिल रहा है, जो उदासीनता मिल रही है वो माता से मिल रही है, जो तर्क मिल रहा है, दुनिया को देखने का तरीका वो पिता से मिल रहा है, समाज को देखने का नजरिया पिता से आ रहा है। भाई बहन का सुख भी इस कुंडली में 100% बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मामा मामी कई बार विपरीत परिस्थिति का निर्माण कर सकते हैं, या उनके कारण या उनके कई बार उनका सुख थोड़ा कम सा है। नेत्रों की परेशानी हो सकती है, और स्किन डिजीज मैंने कहा स्वास्थ्य में परेशान कर सकता है। चीरा काटा लगना, नाभि के नीचे का क्षेत्र परेशान होता है, उसका ध्यान रखना होगा। क्लियर है? मारक मैंने बताया द्वितीयेश होकर के, तृतीयेश होकर के केतु के प्रभाव में है, शनि मारक होंगे। हालांकि इस कुंडली में प्रधान मारक तो शनि ही और शुक्र ही बनते हैं। प्रधान मारक तो इस कुंडली में शुक्र ही बनते हैं, अष्टम में बैठे हैं, इस वजह से केतु से प्रभाव होने के कारण पहले नंबर पे मारक का काम शुक्र करेंगे। दूसरे नंबर पे अष्टम भाव केतु से प्रभावित किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं होने के कारण हल्के फुल्के मारक में मंगल भी आएंगे। तीसरे नंबर पे मानसिक शांति को मारने का काम शनि कर रहे हैं। तो ये 3 ग्रह इस कुंडली में मारक बन रहे हैं, जबकि हैं तीनों ही बड़े, मंगल और शुक्र दोनों वर्गोत्तम हैं, पर फिर भी वो अपना मारक का काम कभी कभी कर लेंगे। शनिदेव ज्यादा व्यक्ति के मानसिक सुखों को दूर करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अनुशासन करें, धैर्य रखें, त्याग का बल रखें, पराक्रम के परिणाम की चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लग्न पे शनि की दृष्टि है, तो ये आपसे कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि आप सोचें नहीं ज्यादा, चुपचाप अपने काम पे फोकस बढ़ाएं, और कुछ व्यापार की तरफ भी दिमाग जरूर लगाएं, क्योंकि नौमांसा चक्र में भी सप्तमेश उच्च के बैठे हैं और चंद्रमा उच्च के बैठे हैं।
बुध का नीचभंग गुरु कर रहे हैं, गुरु आपकी कुंडली में हर जगह बलवान होकर बैठे हैं। मन करे तो आप स्वतंत्र व्यवसाय अभी से भी शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। क्लियर है? तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे किसी नए और दूसरी कुंडली के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।